आते हैं अब हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। हरित क्रांति वो क्रांति है जिसने भारत का पेट भर दिया, जिसने भारत का पेट भर दिया। और हरित क्रांति को करने में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सबसे बड़ा योगदान है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हरित क्रांति के बीज रखे और उसी का परिणाम है कि भारत को 2 वक्त की रोटी के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। नहीं, उससे पहले भारत 2 वक्त की रोटी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर था। और संयुक्त राज्य अमेरिका हमें कौन सा अनाज भेजता था? सुअरों को खिलाने वाला अनाज। आगे सुनिए, हरित क्रांति क्या है, सुनना बहुत ध्यान से, और इस पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। समझ में आई बात? तो हरित क्रांति के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत के उन क्षेत्रों के किसानों को आश्वस्त किया जहां के किसान मजबूत थे। पहले तो सरकार गरीब किसानों को मदद कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो भारत सरकार ने अपनी नीति बदली और भारत सरकार ने उन किसानों की मदद करने का ठाना जो किसान आर्थिक रूप से समृद्ध थे और जहां पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी। अर्थात आपके ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये वाला एरिया पूरा आर्थिक रूप से समृद्ध भी था। यहाँ के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी थे और यहाँ पर सिंचाई सुविधाएं भी बहुत अच्छी थी। तो भारत सरकार ने इन्हें उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए, अच्छी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई और इन्हें सब कुछ बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध कराया और यह आश्वासन दिया कि अगर आप ज्यादा उपज करेंगे तो आपकी उपज को एक निश्चित कीमत पर खरीदा भी जाएगा, जिसे एमएसपी कहा जाता है, खरीदा भी जाए। और इन किसानों ने वो करके दिखाया जिस चीज की भारत को जरूरत थी और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी प्रक्रिया को हरित क्रांति कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र सम्मिलित था? आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये क्षेत्र थे। और इन क्षेत्रों ने वो करके दिखाया जिस चीज की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमारी पेट की आग को शांत कर दिया और हमारी अमेरिका पर निर्भरता को खत्म कर दी। हमने फिर बफर पैदा किया, हमने बफर अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करना स्टार्ट कर दिया। अब अमेरिका हम पर दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि देखो भाई, अगर आपका पेट खाली रहेगा तो आप मजबूर हो जाओगे एक ना एक दिन दूसरे के रास्ते पर चलने के लिए। अमेरिका अपना खाना देने के बदले हमसे कहता था कि आप अपनी नीतियां बदले, आर्थिक नीतियां, अपने आर्थिक दरवाजे विश्व बाजार के लिए खोले, अर्थात आप हमारे रास्ते पर चले। और आपको सबको पता है कि वो दौर कौन सा है? शीत युद्ध का दौर। विश्व 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। विश्व 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। तो इस चीज को, इसीलिए हमारे लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम लंबे समय तक नहीं कर पाते तो मजबूरन अमेरिका हमें खाना देना बंद कर देता और हमारे देश में भुखमरी पैदा हो जाती।
और फिर मजबूरन हमें उसकी आर्थिक नीतियां एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है। और इस चीज में लाल बहादुर शास्त्री जी की दूरदर्शिता को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और भारत को खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। ये उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है और आज भारत उसी दूरदर्शिता के कारण आज अपने दम पर खड़ा है खाद्यान्न के क्षेत्र में, और आज दुनिया को भारत खाना खिलाता है अपने दम पर। समझ में आई बात? और हम किसी को सुअर वाला खाना नहीं खिलाते, हम गुणवत्तावान खाना खिलाते हैं सबको, जिसको भी खिलाते हैं। अब आप समझ जाओ अमेरिका कितना हरामी है। इसीलिए अमेरिका से सिर्फ उतनी दोस्ती रखो जितने में अपनी भलाई है, उससे कभी पूरा चबक के दोस्ती मत करो, क्योंकि वो कब पीठ में छुरा भोग दे कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। वो सबसे ज्यादा हरामखोर राष्ट्र है। अभी एक मेरा वो केस भी तो होता जब भारत ने एक देश को वो दिए थे अनाज, फिर वो कह रहे थे कि ये नीचे हमें कुछ चीज में दिक्कत। अरे वो छोड़ो उस चीज को, ठीक है। श्रीलंका को नहीं दिया हमने कभी, ठीक। आगे सुनो, इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरे हरित क्रांति के कारण कृषि में मझले दर्जे के किसानों यानी मध्य श्रेणी के भूस्वामी वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलाव से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। तो इसने एक और समस्या पैदा करी, गरीब किसान और गरीब हो गए और जो समृद्ध किसान थे वो और समृद्ध हो गए। तो इस चीज ने भी एक समस्या पैदा कर दी। फिर वामपंथी विचारधारा के लोगों के लिए मौका पैदा कर दिया कि वो गरीब किसानों को लामबंद कर सके और देश में क्रांति को पैदा कर सके। वामपंथी समझ गए हो ना? वामपंथी विचारधारा के लोग किस विचार से काम करते हैं? उनका मानना क्या है? उनका मानना है कि गरीबों के हित में नीतियां बने और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। ये उनकी विचारधारा है। तो इस चीज ने, हरित क्रांति ने इस क्षेत्र के किसानों को अमीर बना दिया, इस क्षेत्र के, और देश के किसानों में और दूसरे क्षेत्र के किसान थोड़े दबे रह गए, क्योंकि और क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा का बहुत ज्यादा प्रभाव था और उन लोगों ने जमींदारी व्यवस्था को अपने हाथों से जाने नहीं दिया था, जिस कारण से और सब क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव नहीं हो पाया। पर धीरे धीरे चीजें बदलती गई और भारत विकसित होता गया। आगे सुनिए। और अब आते हैं बाद के बदलाव। अब इसके बाद के बदलाव क्या हुए? 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयाद हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्मी बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी आई।
1960 के दशक में हमारे देश में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। नेहरू मर जाते हैं, नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, और फिर इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी सरकार का नियंत्रण और कर देती हैं। जो 14 निजी बैंक होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हो? उनको सरकारी बैंक बना दिया जाता है और सरकार की नीतियों को लाद दिया जाता है। गरीबों की भलाई के लिए नीतियां चलाई जाती है। प्रिवी पर्स हटा दिया जाता है, जो मुफ्त में अमीर घर के राजा रजवाड़ों को पैसा दिया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह की नीतियां अपनाती हैं और वो समाजवादी बन जाती हैं। इससे देश को फायदा भी होता है और देश को नुकसान भी होता है। आगे सुनिए। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्यक्रम के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया 1950 से लेकर 1980 तक भारत में सब कुछ किसके नियंत्रण में था? सरकार के नियंत्रण में। लेकिन सरकार के जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकार के सरकारी उद्योग थे, वो हद से ज्यादा भ्रष्ट हो चले थे। तो 1980 के बाद सरकार ने अपनी पकड़ को ढीला करना प्रारंभ किया और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को भारत में आमंत्रित करना स्वीकार किया। तो इससे देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार बढ़ने लगी। और ये जो चित्र है इसमें नेहरू जी यही बता रहे हैं कि हमारा देश आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही आप सबकी गरीबी दूर होगी। दूर होगी, यही यहां पर बताया जा रहा है। और ये फोटो बता रहा है कि भारत में किस प्रकार की गरीबी थी। लोगों के पास अपना तन ढकने तक का कपड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने कितना गंदी तरीके से हमें शोषित किया था। और आज भी हम अंग्रेजों की भाषा की गुणगान करते रहते हैं। आज भी हम अंग्रेजों को महान मानते रहते हैं, पता नहीं क्यों। आज भी हम उन्हीं को कमा के पैसा दे रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। आज भी हम उन्हीं की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं, पता नहीं किस लिए, हमें नहीं समझ में आता। आप लोगों को समझ में आए तो जरूर बताना। आप ये समझिए कि हमारे देश ने कितनी समस्याओं से अपने आप को आज इतने ऊपर उठाया है। हम लोगों को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए और अपने देश के विकास में हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन हम लोग करते नहीं है। हम लोग और कुछ करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। देखो, पढ़ो समझो, बहुत जरूरी है पढ़ना और समझना देश की अर्थव्यवस्था को। जब तक आप देश की अर्थव्यवस्था को नहीं समझोगे तब तक आप देश को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको इकोनॉमिक्स मिलनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आपके पास रहती तो आप बहुत डिटेल से समझते हो अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र और राजनीति का बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर है, क्योंकि राजनीति नीतियां बनाती है और जिसका पूरा का पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? आपकी आमदनी पर, आपकी कमाई पर। आपका लाइफ स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, ये सब निर्धारित कौन करता है? आपके नेता। इसीलिए मैं मानता हूं कि आपको राजनीति भी पढ़नी चाहिए और आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप राजनीति को अर्थशास्त्र के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आप देश को भी सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो आपने समझा इस चैप्टर को कि इस चैप्टर में हमने अपने देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी को समझा, आर्थिक विकास को। आर्थिक विकास में आई समस्याओं को हमने समझा और हमने उन समस्याओं का किस प्रकार से सामना किया, इस चीज को भी हमने बखूबी समझा।
हमने अपनी पहली आर्थिक नीति को समझा, हमने दूसरी आर्थिक नीति को समझा, उनके बीच में हुए क्लैश को समझा, क्यों क्लैश हुआ, क्यों लोग एक दूसरे बहस हुई इस बात पर, और भूमि सुधार ने किस प्रकार से देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, इस चीज को भी समझा, और हरित क्रांति के कारण क्या चीजें हुई इस चीज को भी हमने समझा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।